अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और सुबह की सोच में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं गज़ल अशरफ, मुझे कहते हैं हसनैन लियाकत। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। और आज हम कोई बात नहीं करेंगे सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज के हवाले से, क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसको डिस्कस करना शायद अब ज़रूरी है। और ज़रूरी क्या, आप सबको मुबारकबाद भी हम देते हैं। और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। दुनिया पाकिस्तान को देख रही थी। ईरान और अमेरिका की जो जंग बंदी है 2 हफ्तों के लिए स्टैंड स्टिल पे उसको ले आया है पाकिस्तान। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी इसलिए भी है कि मुसलसल पाकिस्तान की कोशिशें ये जारी रही हैं। हमने देखा कि मिडल ईस्ट में बहुत सारे ममालिक ने इस हवाले से कोशिशें की कि ये जंग बंदी हो। ट्रम्प साहब के बयानात हमने देखा कि आए रोज़ डिफरेंट उनकी स्टेटमेंट्स आती रही, जिसमें तरह तरह के बयानात थे। चले ज़्यादा दूर ना जाए, कल के बयानात उनके देख लें किस तरह के बयानात आ रहे थे। और व्हाट अ मॉर्निंग टुडे कि हम अगर आज बैठकर यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कितनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। और इसके साथ साथ जी अब ये है कि फ्राइडे के हवाले से ये कहा जा रहा है कि फ्राइडे ऑनवर्ड दोनों ममालिक को ये मदऊ किया गया है पाकिस्तान, और कहा गया है कि बाकायदा तौर पर एक एग्रीमेंट हो जिसमें पाकिस्तान ये चीज़ मुमकिन बनाए या फिर इस हवाले से बातचीत करे कि आगे इस तमाम तर सूरत हाल को कैसे लेकर चलना है। साथ ही साथ अगर बात करें हम कीमतों के हवाले से, तो एकदम से हमने देखा कि तेल की कीमतों में इतनी ज़्यादा कमी आई कि ख़ाम तेल की कीमत $100 नीचे आ गई है। और पता नहीं ये सारा मुनाफा हमें या आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि हमें भी मिल जाए, क्योंकि ज़ाहिर है जो चीज़ें स्टक हुई थी और जो लैग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। साथ ही साथ अगर मैं ईरान के हवाले से बात करूँ तो ईरान में भी काफ़ी जश्न का समा हमने देखा, लोग सड़कों पर निकल आए, फ्लैग्स पाकिस्तान के उठाए हुए थे सब ने। इसके साथ साथ हमने एक इंस्पिरेशन देखी करबला की, एक हुसैनियत की इंस्पिरेशन देखी। और मैं ये बात कॉन्फिडेंस से कह भी सकती हूँ कि अब जो शब जुमा है वहाँ पर देखने वाला होगा, जो मनाजर होंगे वहाँ पर, जिस तरह से लोग अभी सड़कों पर निकल आए, जश्न मना रहे थे और जिस तरह से कह रहे थे कि हमारा जो एजेंडा था, हमारा जो 10 पॉइंट्स थे वो हमने मंजूर करवा लिए हैं। यानी कि दोनों साइडों से ये बात चल रही है कि हमने अपने अपने पॉइंट्स को मंजूर करा लिया है। लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि जो इज्तिमात होंगे कुम में, मशहद में, इसके अलावा लेबनान के हवाले से मैं बात करूँ तो वहाँ पर भी ये कहा गया है कि जंग बंदी हो चुकी है। आगे चलकर इस सूरत हाल पर मजीद भी बात करेंगे। बिल्कुल ऐसी। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो शहबाज शरीफ साहब की जो ट्वीट थी वो पूरी दुनिया में बड़ी मशहूर ट्वीट उनकी रही, और तमाम तर बड़े मीडिया हाउसेस ने, फिर बड़े बड़े लीडर्स ने उनकी ट्वीट को रीट्वीट किया। और उसके बाद एकदम ट्वीट का जवाब आया, एक तरफ से जवाब था और दूसरी जानिब से जवाब शिकवा आया सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का जिक्र किया, उनकी लीडरशिप के हवाले से बात की, जो मीडिएशन पाकिस्तान करवा रहे हैं उस मीडिएशन के हवाले से बात की। और उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान की मीडिएशन पे 2 हफ्ते तक इस जंग को रोक रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये 2 हफ्ते तक जंग नहीं रुकी है, ये आप देखेंगे कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा। सिर्फ मसला ये था कि वो कह रहे थे हमारे निकात मान लिया जाए, ईरान कह रहा था हमारे निकात मान लिया जाए, तो दोनों की तजावीज़ को माना जाएगा और 2 हफ्ते बाद आप देखेंगे कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर एक आपको सीज फायर होता हुआ नजर आएगा। तो ख़वातीन व हज़रात, आगे बढ़ते हुए एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं, फिर मुल्क की इकॉनमी के ऊपर बात करेंगे। हमारे बिल्कुल करीब, दारुल हुकूमत के करीब मरी जीका गली का इलाका है, जो कि इस वक्त वहाँ पे क़यामत खेज़ मनाजिर आपको देखने को मिलेंगे। ये मरी का बिल्कुल आप विजुअल्स देख रहे होंगे, जो मरी की एंट्री है उस एंट्री के ऊपर भी शगाफ पड़ चुके हैं। और वहाँ पे एक कॉलोनी है कोसर कॉलोनी, कोसर कॉलोनी बिल्कुल तबाह हो चुकी है लैंड स्लाइडिंग की वजह से। और ये क्यों हुआ है? ये कोई कुदरती आफात की वजह से या बारिश की वजह से नहीं हुआ, ये इस वजह से हुआ है कि गवर्नमेंट की गफलत थी। वहाँ पे जो जीगा गली को रीमॉडल किया जा रहा है, उस रीमॉडलिंग के नतीजे में बहुत ज़्यादा मिट्टी को डंप किया गया कोसर कॉलोनी वाली साइड पे। और वो मिट्टी की डंपिंग की वजह से जो पानी के इखराज के जितने भी रास्ते थे उनको बंद किया गया, और उसकी वजह से कोसर कॉलोनी की ज़मीन, जो कि ऑलरेडी पहाड़ों की ज़मीन कच्ची होती है, उसके ऊपर और दबाव हुआ। और इस वक्त बहुत ज़्यादा अफराद ऐसे हैं जो कि नकल मकानी करने पर मजबूर हो चुके हैं। और इसके पहले भी 2009 में भी यहाँ पे पार्किंग प्लाजे की बात हो रही थी, फिर वो पार्किंग प्लाजा नहीं बना, फिर 2014 में जाके वापस उस लैंड स्लाइडिंग को बहाल किया गया। लेकिन वो जो लैंड स्लाइडिंग थी वो मरी में दूसरी वाली साइड पर थी, लेकिन ये जो जीका गली को रीमॉडल किया जा रहा है, ये अब कोसर कॉलोनी के तमाम तर रिहायशी इसको भुगत रहे हैं। और ये मेरा ख्याल है कि वहाँ की इंतज़ामिया को भी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को भी समझना चाहिए कि अगर आपको 2009 में टेस्टिंग के बाद ये पता चल गया था कि आप इस जिका गली के मुकाम के ऊपर कुछ नहीं कर सकते,
تو آپ اس کو چھوڑ دیتے. یہ نہیں کہ آپ نے ویسے بھی وہاں پہ بہت زیادہ لوگوں کا کاروبار تباہ کیا اور آپ ایک بار پھر جیکا گلی کے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. سو ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اس حوالے سے بھی کچھ کرے اور اپنے ان فیصلوں پہ نظر ثانی کرے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ورنہ اس سے لوگ متاثر ہوں گے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ملکی اکانومی کے حوالے سے، کیونکہ آج کی گفتگو ایک ایسے سوال کے گرد گھومتی ہے ہر گھر، ہر بازار، ہر طبقے میں سنائی دے رہا ہے. چونکہ ہم نے بات تو کی ہے جنگ بندی کے حوالے سے، لیکن جیسے میں نے ذکر کیا کہ اب کیا جو تیل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس کے اثرات پاکستانی معیشت میں جو کچھ ڈاؤنز چل رہے ہیں وہ ہم تک بھی آئیں گے، ایک عام عوام تک بھی اس کے پہنچیں گے، وہ صحیح ہوگا نہیں؟ تو اس کا جواب کئی حد تک تو ہمیں مل جاتا ہے کہ ابھی جو لیگ ٹائم ہے اس کا زیادہ ہوگا، لیکن پھر بھی اب کتنا مزید نقصان ہمیں برداشت کرنا ہوگا، کیونکہ آخر پاکستان کی معیشت پر دباؤ کہاں سے آ رہا ہے، اس کا اصل بوجھ کون اٹھا رہا ہے. ایک طرف مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، ایندھن اور بجلی کی قیمتیں عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں، جبکہ دوسری طرف حکومتی فیصلے چاہے وہ قرضوں کی واپسی ہوں، کاروباری اوقات کار میں پابندیاں ہوں یا پھر توانائی سے متعلق نئی پالیسیاں بحث کا مرکز بن چکی ہیں. آج ہم انہی تمام پہلوؤں کو سادہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اصل مسئلہ اب کیا ہے، کہاں کھڑا ہے، آگے اب کیا ہوگا. بالکل ایسے اسی پہ بات کرنے کے لیے معروف اکانومسٹ عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیری صاحب تھینک یو جوائننگ اس. اب تو ایک دم کایا پلٹ گئی ہے، جو کروڈ آئل ہے اس کی قیمت بھی نیچے آ رہی ہے، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ اس پوری جنگ کا اثر پاکستان کی معیشت پر پڑا ہے اور کس حد تک ہماری معیشت پر اس کا دباؤ ہے. اور ہمیں سادہ الفاظ میں سمجھائیے گا کہ کیا جو اس وقت ہماری معیشت پہ بوجھ ہے یہ بیرونی جتنی بھی جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے بھی ہے، کچھ ہماری پالیسیز بھی ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کا دباؤ ہماری معیشت پر ہے. جی، جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو دو تین طرح سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. پوری دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے. پاکستان جیسے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جہاں پہ کہ قرضوں کا بوجھ ہے یا جہاں پہ وہ جو ریزروز ہیں اس کے فارن ایکسچینج کے وہ محدود ہیں، وہ زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. پہلا تو انرجی کی بڑھتی ہوئی قیمتیں، کروڈ آئل جو ہے اس کی قیمتوں میں جتنی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے اور وہ لمحہ بے لمحہ جو ہے وہ چینج ہوتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک سٹیٹمنٹ پہ مارکیٹ چڑھ جاتی ہے، اگلی سٹیٹمنٹ پہ مارکیٹ گر جاتی ہے. تو اسی طریقے سے پاکستان کا لیے جو امپورٹس ہیں اس وقت ایک تو وہ مہنگی بھی ہیں اور وہ انسرٹن بھی ہیں. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ان کی ایکسیس ہے کہ اگر آبنائے ہرمز جو ہے اس کی بندش پاکستان کے لیے اگر وہاں پہ ریلیکسیشن ہو بھی تو ریفائنریز جو ہیں وہ جس برے طریقے سے متاثر ہیں، وہاں پہ ان کی اپنی پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی پڑی ہے اور اس وقت مارکیٹ میں ڈیمانڈ زیادہ ہے، سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے وہ قیمتیں جو کہ 28 فیبروری کو 65-70 ڈالر پر بیرل تھی وہ آج 130-140 ڈالر پر بیرل پہ پہنچی ہوئی ہیں جو مئی کے سودے ہیں. اور جتنی زیادہ قیمت بڑھے گی اتنا زیادہ پاکستان کی معیشت پہ دباؤ آئے گا، ہمارے زر مبادلہ پہ دباؤ آئے گا، ہمارے جو ہیں پرائسز اس پہ دباؤ آئے گا. اور پھر جب پیٹرول ڈیزل کی پرائسز بڑھتی ہیں تو پھر بجلی اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھیں گی. جب وہ بڑھتی ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے، مینوفیکچرنگ بڑھتی ہے، پروسیسنگ کی کاسٹ بڑھتی ہے، جو آپ کی ریٹیل پرائسز ہیں وہ بڑھتی ہیں، انفلیشن میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ وہ مقام ہوتا ہے یہاں پہ کہ آ کے پھر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانا پڑتا ہے. تو اس وقت جو ہمارے اپنے جو ہیں اسیسمنٹ اس کے مطابق اگر یہ انفلیشن جو ہے اس پہ قابو نہیں پایا جاتا تو اگلا مالی سال جو ہے پاکستان کی جو انفلیشن ہے وہ کوئی 11 سے 12% تک جا سکتی ہے، 11 سے 13%. ہماری جی ڈی پی جو ہے اس میں کوئی گروتھ میں کوئی 1% کی کمی جو ہے وہ دیکھنے میں آ سکتی ہے. شرح سود جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے اور اس سب کا جو امپیکٹ ہے وہ آپ کی میکرو اور مائکرو اکنامک اسٹیبلٹی دونوں. اچھا سر بتائیے گا، اب جو حکومت کے فیصلے ہیں جس میں دکانیں رات 8 بجے بند کرنے کے فیصلہ کیا ہوا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر جتنے بھی ہم نے کفایت شعاری کے حوالے سے بات چیت دیکھی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے واقعی توانائی کی بچت ہوگی یا پھر اس کے نتیجے میں جو کاروباری سرگرمیاں ہیں، روزگار ہے، ٹیکس ریونیو ہے، اس کو زیادہ نقصان پہنچے گا؟ کیونکہ بہت سے تاجر حضرات تو اس حوالے سے شاید شکایت بھی کر رہے ہیں. تو مجموعی طور پر آپ کیا دیکھتے ہیں، ہماری معیشت پر اس کا کیا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا یا نیگیٹو؟ کیونکہ اب تو معاملات بھی درستگی کی طرف جا رہے ہیں. یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے. اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو انہوں نے بھی
कुछ इसी तरह के रूल शुरू किए, प्लस उन्होंने 7 घंटे का वर्किंग डे कर दिया। और सरकारी दफातर में वहाँ पर चूँकि गर्मी होती है, सरकारी दफातर में एयर कंडीशनर लगाने पे पाबंदी लगा दी। नेपाल को देखें तो वहाँ पे उन्होंने एक हफ्तावार छुट्टी में एक मज़ीद इजाफा कर दिया। श्रीलंका ने भी इसी तरह एक छुट्टी का इजाफा किया और उन्होंने गाड़ियों के लिए कैपिंग कर दी है कि उससे ज़्यादा एक दिन में पेट्रोल या डीजल वो नहीं ले सकती। अगर आप थाईलैंड को देखें तो थाईलैंड में उन्होंने सारे एयर कंडीशन जो हैं सरकारी दफातर के वो बंद करवा के और लोगों को पैदल चलने का उन्होंने मशवरा दिया। तो ये पूरी दुनिया जो है अपने अपने रिसोर्सेज और अपनी अपनी प्रायोरिटीज के मुताबिक इससे डील कर रही है। पाकिस्तान के लिए जैसा कि मैंने कहा कि एक दोधारी तलवार है। एक तो ये कि अगर कीमतों में इजाफा होता है तो हमारे ज़र मुबादला पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, भले हमें सप्लाई मिलती भी रहे। तो इसका मतलब है कि वो अगर आप $70 में 1 बैरल पहले लेते थे, अब अगर वो मई के सौदे जो हैं अरब क्रूड जो है उस पर $20 का प्रीमियम सऊदी अरब ले रहा है, तो अगर वो $140 पर बैरल आप खरीदते हैं तो एक तो आपकी कुव्वत खरीद आधी हो गई है, वही $1 बैरल लेने के लिए आपको दुगनी ज़र मुबादला देना पड़ रहा है। फिर जब आप उसको यहाँ पे लेके आते हैं तो कंज्यूमर को जब आप पास ऑन करते हैं, अगर सारी कीमत पास ऑन नहीं करते तो हुकूमत के पास इतना कुशन नहीं कि वो उसको ऑब्जर्व कर सके। अगर सारी कीमत पास ऑन की जाती है तो कंज्यूमर में इतनी सख्त नहीं कि वो पे कर सके। और यही वो वजह है कि इस वक्त इस पेट्रोल की और डीजल की खपत को कम करने के लिए कि कंज्यूमर की बोझ जेब पे भी जो है वो कम बोझ पड़े, हुकूमत के ख़जाने पे भी कम बोझ पड़े, मार्केट्स को जल्दी बंद कराने का फैसला किया गया है। एक हफ्तावार जो वर्क फ्रॉम होम और छुट्टी का ऐलान किया गया है वो किया गया है। और ये अगर नहीं होता तो फिर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी राशनिंग करनी पड़ सकती है, जो कि ज़्यादा पेनफुल है, जो कि सिर्फ ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग को जन्म देगी, जिसमें बहुत सी मैल प्रैक्टिसेस आएंगी। अगर हमें कहा जाए कि 10 लीटर से ज़्यादा गाड़ी एक दिन में पेट्रोल नहीं डलवा सकती तो ज़ाहिर हम पैनिक में आके कोशिश करेंगे ज़्यादा पेट्रोल लेने की, और पेट्रोल पंप्स वाले जो हैं वो इस पर पैसा बनाएंगे। तो मौजूदा हालात में ये एक बड़ा साइड फैसला है कि एनर्जी का इस्तेमाल कम किया जाए। ठीक है, आप कारोबार दिन में करें, सुबह जल्दी शुरू कर दें ताकि शाम 8 बजे तक जैसे बाकी दुनिया के मुअज़्ज़म ठीक हो गया। अच्छा सुलैरी साहब, मुझे ये बताइए, ऑन वन साइड अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन इज़ ऑन वेरी हाई रेट, लेकिन अगर अदर साइड की बात कीजिए तो गवर्नमेंट इज़ प्लानिंग के बल्कि प्लान कर चुकी है कि जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं एमिरेट्स की वो हम वापस देंगे। तो क्या ऐसे वक्त में आपको लगता है कि कर्ज़ की वापसी मौशी तौर पर हमारी इकॉनमी के लिए एक अच्छा फैसला है, या फिर किस तरह से इसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पर पड़ेगा? देखिए, सही गलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने किसी के पैसे अपने अकाउंट में रखे हुए हैं डिपॉजिट के तौर पे, और उसको ये जब भी उसने वापस मांगे हैं आपने देने ही देने हैं। लिहाजा अगर यूएई हुकूमत जो है उसको फर्दर रोल ओवर नहीं करना चाह रही है और उसको वापस मांग रही है तो पाकिस्तान के पास इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं कि उसको वापस करे। और ये पैसे कोई अल्लाह वास्ते नहीं पड़े थे, 6% हम इस पे जो है मार्कअप दे रहे थे यूएई गवर्नमेंट को साल का। अब अगर हम वापस कर रहे हैं तो ज़ाहिर है वो मार्कअप नहीं दे रहे होंगे। सिर्फ इसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, क्योंकि ये वो वक्त है जबकि पाकिस्तान का ज़र मुबादला पे दबाव आ सकता है। लेकिन हुकूमत जो है उसने यकीनी तौर पे अपना प्लान बी जो है वो रखा है। यही वजह है कि आज यूरो बॉन्ड की पेमेंट जो है वो भी हुकूमत ने कर दी है, तकरीबन $1.25 बिलियन के करीब। और हम यूएई का भी 16 अप्रैल को ये रकम जो है वो वापस कर रहे होंगे। हमारे जो नेट इंटरनेशनल रिजर्व्स हैं उनमें कमी आएगी, और वो आईएमएफ के साथ हुकूमत यकीनी तौर पे इस वक्त डील कर रही होगी उसको, कि अगर वो टारगेट पूरा नहीं होता तो उस पर आईएमएफ कोई सख्त एक्शन ना ले। बाकी तो वो किसी का बेगाना। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, अब की कीमतें हम देख रहे हैं बड़े पैमाने में उसमें भी इजाफा हो गया है। आपको लगता है कि इसकी जो मेन वजह है वो यही थी जिस तरह हम बात कर रहे थे जंग के हवाले से, और क्या आप लगता है आपको कि ये सिर्फ फ्यूल कास्ट है या फिर सिस्टम में कोई स्ट्रक्चरल मसाइल भी मौजूद हैं? और फिर जो हम बात सुनते हैं या फिर यहीं पर बैठ कर हम डिस्कस भी कर रहे होते हैं कि जो सोलर पर मुमकिन टैक्सेस में इजाफा है, चार्जेस में, वो आप कैसे देख रहे हैं? ये पॉलिसी पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी एडॉप्शन को सुस्त नहीं कर सकती, आपको नहीं लगता?
देखिए जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं वो तो हमेशा से हैं, जो हमारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेज हैं, लेकिन जाहिर है कि अगर आपका जो काम उसके लिए जो इनपुट है, खा वो फर्नेस ऑयल है, वो डीजल है, वो पेट्रोल है, वो गैस है, अगर वो महंगी होती है तो आपको लाभाला तौर पे वो प्राइस आगे पास ऑन करना पड़ेगी। और यही वजह है कि इस वक्त हमें अपनी एनर्जी पॉलिसी को रिव्यू करना होगा और सोलर एनर्जी को जो है प्रमोट करना होगा। जो पिछले बजट में सोलर पैनल्स पे ड्यूटीज लगी, उसके बाद जो हम नेट मीटरिंग को डिस्करेज कर रहे हैं, ये ईरान जंग के बाद ऐसी कोई अब पॉलिसी की गुंजाइश बाकी बचती नहीं। मुझे मालूम है कि इसमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस शामिल हैं और इसमें जो है IMF का प्रेशर भी होगा, हमारे दोस्त ममालिक जिनको हमें IPPs को पैसे देने हैं उनका प्रेशर भी होगा। लेकिन इसका कोई विन विन सिचुएशन निकालना पड़ेगी। इसमें हम ये नहीं कर सकते कि इस वक्त सोलर पैनल्स को अडॉप्ट ना करें। आने वाला जो दौर है ईरान जंग के बाद, जब भी ये जंग ख़त्म होती है, वो बुनियादी तौर पे अब एनर्जी इंडिपेंडेंसी और सॉवरेनिटी का दौर है और उसमें फॉसिल फ्यूल पे बिल्कुल ऐसी। जो है अच्छा सुलारी साहब, लास्टली मुझे आएगा कि इस वक्त एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल तो है, ठीक है, सूरत हाल संभल रही है, लेकिन सर ट्रम्प का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो स्पेकुलेशंस करते रहते हैं। क्या आप समझते हैं कि उनके बयानात से, उनके जो एक्स पे स्पेशली बयानात होते हैं, उसका सिर्फ जो फ़र्क है जो मईशत है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ पे पड़ रहा है या फिर जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उन पे भी इसका फ़र्क पड़ रहा है और वहाँ पे भी इन्फ्लेशन हाई है और अनसर्टेनिटी है? इकोनॉमी भी इसी सूरत हाल का शिकार है। अभी कल ही फाइनेंशियल टाइम्स में एक आर्टिकल है रुचिर शर्मा का, जिसमें उसने बिल्कुल यही लिखा है कि वो इकोनॉमीज यहाँ पे डेट लेवल ज़्यादा है, यहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं थी, वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर होंगे। और उसने इसमें यूके की मिसाल दी है, इवन यूएसए भी इससे इफेक्ट हो रहा है। तमाम इकोनॉमीज पाकिस्तानी तो हम लोग फिर लोड शेडिंग का जो है हमें अंदाज़ा है कि वो क्या होती है। अगर गैस ना मिले 2 घंटे तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, 6 घंटे बिजली ना हो तो हमें जिंदा रहना आता है। लेकिन सही सर, अब देखते हैं कि अब आगे नेक्स्ट क्या होता है। फ्राइडे अगर मुआहिदा हो जाता है तो फिर क्या कुछ तब्दीली आती है। थैंक यू सो मच। आबिद सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस।